हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सारे? क्या हाल चाल है भाई? सब एकदम फर्स्ट क्लास, मजे में मस्त हो ना? गर्मी का पूरा आनंद ले रहे हो? और भाई अब तो बारिश भी हो गई है ना, तो बारिश होने के बाद में तो फसलें भी खुश, मन भी खुश है ना, बड़े मजे ही मजे हो गए। अब तो गर्मी से निजात मिल गई होगी कुछ दिनों के लिए। तो सब कुछ जब अच्छे से चल रहा है तो इसी अच्छे क्रम में अपनी क्लास भी लेकर आते हैं ताकि मूड जो है थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है, कुछ नया सीखने को भी मिले। तो आज की क्लास जो है वो फटाफट अपने शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले लिंक आपको टेक्निकल टीम ने शायद भेज दिया होगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, और मैं भी आप लोगों को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्निकल टीम आप वॉइस जो क्लियरिटी है थोड़ा सा उसे चेक कर लीजिए एक बार। और जी हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, शाबाश, फटाफट जुड़ते जाइए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग है भाई, गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जहांगीर जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग जहांगीर जी, गुड मॉर्निंग। जोशी जी भी गुड मॉर्निंग आपको भी। हाँ जी चौहान, बिल्कुल गुड मॉर्निंग चौहान जी, गुड मॉर्निंग आपको भी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चिंपा जी भी जुड़ गए हैं, तो लाइव जुड़ रहे हैं, फटाफट बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। और आप लोग भी ठीक है अपने फ्रेंड्स वगैरह को फटाफट इन्फॉर्म कर दो कि आज की क्लास शुरू होने वाली है। तो जल्दी से आज की क्लास अपने शुरू करते हैं, है ना, बिना टाइम का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस के भी रिप्लाई जो है वो बिल्कुल टेक्निकल टीम या मैं जो भी है साथ साथ में करते रहेंगे। आप बिल्कुल गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है भाई सभी को। हाँ जी, गुड। हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। या हेलो चौहान जी, बिल्कुल हेलो। हाँ जी चौहान जी, गुड मॉर्निंग चौहान जी, गुड। हाँ ओके। अच्छा, वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस बिल्कुल सही क्लियर है? तो वॉइस क्लियर है तो एक बार फटाफट आप ठीक है लाइक ही बना दीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर वॉइस आप लोगों को सभी को सही तरीके से आ रही है। एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, ओके। अब बाकी वैसे आप हो सके तो हेडफोन्स का यूज कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जो भी इको का प्रॉब्लम है वो आप लोगों को उसमें हेडफोन्स का नहीं होगा। ठीक है, तो आप हेडफोन्स यूज कीजिए। बाकी फिर भी अगर किसी को बहुत ज्यादा साउंड में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल टीम उसको रिजोल्व करने के लिए है। और टेक्निकल टीम बीच में चेक करते रहे, वीडियो एंड साउंड की क्वालिटी जो है वो सही रहनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मैं सबको देख पा रहा हूँ, सब लाइव हो गए हैं, बिल्कुल ओके। ठीक है, तो सबको गुड मॉर्निंग है, सबका वेलकम है, फटाफट जुड़ते जाइए और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अपने पिछली क्लास में अपन लोगों ने लेसन शुरू किया था। आपकी फ्लेमिंगो बुक जो है क्लास 12 की, उसका फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, एंड इट इज रिटन बाय अल्फोंसे डॉयट, जो कि एक फ्रेंचमैन है, उनके द्वारा लिखा गया लेसन है। लेसन के बारे में आपको मैंने बैकग्राउंड बताया था, लेसन की स्टोरी क्या है, इसको काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब तक का जो भी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, हाँ फटाफट आप लोग सब लाइव जुड़ जाइए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो है वो हम लोग रिविजन के साथ शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग भी लाइव नहीं है फटाफट लाइव जुड़ जाओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग है सबको, गुड मॉर्निंग है सबको, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है, सबका वेलकम है। जल्दी से जुड़ जाते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास का भी आपका टाइम हो जाएगा, है ना, और क्लास क्लैश हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, आप लोगों को भी नेक्स्ट क्लास के लिए भी जाना होगा। तो इसलिए फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम आज की वीडियो, आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। ओके, तो अब तक जो भी हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, इस स्टोरी से बेस्ड, इस स्टोरी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, फटाफट क्वेश्चंस देखने हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू राइट द ऑप्शन वेदर द A is right or B is right or C is right or D is right, whatever the right option is, you just have to write the option. Okay, you don't have to write the complete answer whatever given in that particular option. आपको सिर्फ उस ऑप्शन को लिखना है, A या B या C जो भी सही होता है वो आप लोग उसमें ऑप्शंस में देंगे। ठीक है, तो सब लोग लाइव जुड़ गए हैं। ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप फटाफट इन्फॉर्म कर दीजिए कि लाइव जुड़ जाए। बाकी मैसेज जो है या जो भी लिंक है वो हम लोग आप लोगों को टाइम से पहले भेज ही देते हैं, तो आप लोग फटाफट साथ ही रखिए ताकि आप लोगों की क्लास जो बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है,
तो टेक्निकल टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप मेरे को थोड़ा हाइड कर दीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस जो है वो हम बच्चों को दिखा सके स्लाइड्स, और फिर आंसर जो पूछ सके, ठीक है। तो टेक्निकल टीम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हाइड मी फ्रॉम द स्क्रीन। आप मुझे स्क्रीन से हाइड कर दीजिए प्लीज। जी हाँ, थैंक यू टेक्निकल टीम। चलिए, तो सभी बच्चे स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेसन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्हाई वाज फ्रेंड्स रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन हियर, आपको ट्रांसलेशन खुद देखनी है, एंड ऑप्शन जो है, जो भी सही ऑप्शन उसका जवाब आपको मेरे को देना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज फ्रेंड्स रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? He wanted to enjoy warm sunlight, wanted to see soldiers drill, he wanted to enjoy outdoor, or lesson on participles was not prepared. हाँ जी, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूं, जवाब आ रहे हैं बच्चों के। गुड। अरे ये भाई थोड़ा देख के है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझो, ऐसे हर किसी का आंसर मत दो आप, हर कोई ऑप्शन मत दो, क्वेश्चन समझो। Why was friends reluctant to go to school? Yes. So the right answer is option D. आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि फ्रेंड्स जो है वो स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक क्यों था, उसकी स्कूल जाने की इच्छा क्यों नहीं थी? तो इसलिए इच्छा नहीं थी उसकी, बिकॉज द लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। उसका जो लेसन था वो नहीं प्रिपेयर था। इस डर से ही वाज ड्रेडिंग, ही वाज फ्राइटिंग, ओके, तो डर था उसको, और इस वजह से वो स्कूल जाने से डर रहा था, ठीक है। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, बहुत बहुत थैंक्स है भी आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? ओके, व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? पीपल वर डांसिंग, ऑप्शन बी इज स्ट्रेंज पीपल, ऑप्शन सी इज पुलिस पेट्रोलिंग, and option D is strange quietness. So you just have to choose the right option among these four. Yes, I'm getting answers. I'm getting your answers. I'm watching your comments regularly. जी हाँ, हाँ जी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सही होगा, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, यानी कि एक अजीब सी शांति, एक बड़ी ही अजीब सी किस्म की चुप्पी जो है वो पूरे स्कूल में छाई हुई थी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है। और ये इसे बहुत ही, या फ्रेंच को ये चीज बहुत ही जो है वो अनकॉमन लगी, बहुत ही अनयूजुअल लगी थी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था। ओके, so now question third is there on screen. Just see the question. Who occupied the back benches in the class? Who occupied the back benches in the class? Weak students, teachers, monitors of the class and village elders. हाँ जी, बहुत जल्दी जवाब आए हैं, बहुत जल्दी, शाबाश। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फटाफट सीख रहे हो। इसका मतलब ये कि लेसन को आपने बहुत अच्छे से सीखा है, स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा है आप लोगों ने। एंड रियली आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप बहुत अच्छे से क्लास में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है इसका भी सही होगा, क्वेश्चन थर्ड का भी ऑप्शन डी सही होगा कि हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? विलेज एल्डर्स ऑक्यूपाइड बैक बेंचेस इन द क्लास। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ आप लोगों के सामने आ गया, देखिए स्क्रीन पर। व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज्ड? Why was France surprised? Okay, because of village elders, because of police patrolling, because of students' behavior, and because of M. Hamill's kind and polite behavior. क्या ऐसी चीज थी जिससे फ्रेंच सरप्राइज हुआ? हाँ जी, बिल्कुल,
यस, ऑप्शन ए एंड डी बोथ इसके सही लग रहे हैं, बट यू जस्ट हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इन चारों में से जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। ओके, आई नो दैट ऑप्शन ए एंड डी यू आर कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ऑप्शन, बट यू हैव टू गो विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट चीज, जो सबसे सही ऑप्शन है आपको वो चुनना। व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज? फ्रांस क्यों सरप्राइज था? यस, अगेन द ऑप्शन डी इज राइट। इसका भी ऑप्शन डी ही सही होगा, बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। इस बिहेवियर से वो सरप्राइज था। गांव के लोगों से तो वो सरप्राइज हुआ ही था, गांव के लोगों से तो उसको बिल्कुल वो सरप्राइजिंग हुआ था वो, लेकिन ये सरप्राइज उसको बाद में हुआ था। सबसे पहले तो जब वो क्लास में एंटर हुआ तो एम हैमल का जो पोलाइट बिहेवियर था, ही वाज सरप्राइज्ड विद दैट बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट एम हैमल इज गोइंग टू स्कॉल्ड हिम बिकॉज ऑफ बीइंग लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था। लेट होने की वजह से एम हैमल उसको डांटने वाले, ये उसने सोचा था, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। एम हैमल ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा, बल्कि बड़े आराम से उसको सीट पर बैठने के लिए कहा था, तो इसलिए वो काफी सरप्राइज था। ओके, नाउ क्वेश्चन 5th जो है वो आप लोगों के सामने देखिए, आपकी स्क्रीन पर आया है। व्हाई वाज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। हाँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिग्रेटफुल, ठीक है? मैं बाद में आपको लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन फिलहाल आपको सोचना है। एंड इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी studied, we have already read this word many times, regret, ठीक है? regret word हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ है। So why was France feeling regretful and sad? Very good, शाबाश, फटाफट जवाब दीजिए इसके भी। आप 5वें क्वेश्चन का भी फटाफट जवाब दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। यस, एवरीबडी इज ट्राइंग टू हिज और हर बेस्ट। अच्छा देने की कोशिश कर रहे हो सारे, बहुत अच्छी बात है। Again, option D is right for this question. For not learning his mother tongue, अपनी मदर टंग को नहीं पढ़ पाने के कारण वो अपने आप को काफी ज्यादा दुखी और वो पछता रहा था। द वर्ड रिग्रेट मीन्स होता है रिमोर्स, यानी कि पछतावा होना। तो उसे पछतावा किस बात का हो रहा था? उसे पछतावा इसी बात का हो रहा था कि उसने आज तक अपनी लैंग्वेज को पढ़ा ही नहीं, अपनी लैंग्वेज को सीखा ही नहीं। वो पहले तो पक्षियों के अंडे देखने के लिए चला जाता था, ठीक है? कभी वैसे ही दोस्तों के साथ बंक मार देता था, कभी वो सार की पहाड़ी पर स्लाइडिंग के लिए निकल जाता था। सो दैट्स व्हाई नाउ ही इज रिग्रेटिंग कि भाई मैंने अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। ओके, सो नाउ ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग कि आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन। अच्छा, ये बाय मिस्टेक मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन 5th रिपीट हुआ है। एक्चुअली द क्वेश्चन इज डिफरेंट बट द नंबर इज रिपीटेड। ओके, द काउंटिंग नंबर इज रिपीटेड। सो प्लीज इसको आप माइंड ना करें और अंडरस्टूड कर लें। दिस इज क्वेश्चन 6। छठा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। फॉर द लास्ट 2 years, where did all the bad news come from? I'm repeating the question once again. For the last 2 years, where did all the bad news come from? Yes, quick. फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। द बुलेटिन बोर्ड, बी टाउन हॉल, सी स्कूल एंड डी एम हेमल्स हाउस। सो पुट द राइट ऑप्शन इन कमेंट बॉक्स, फटाफट। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल, ये जितने भी बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छे से सीख रहे हो आप लोग। Yes, now option A is right. For the last 2 years, all the bad news come from the bulletin board. वहां जो लगा हुआ बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड से ही सारी की सारी जो बुरी खबरें हैं वो आ रही थी। ठीक है, तो सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। नाउ प्लीज आप टेक्निकल टीम, ठीक है, मुझे ले आइए आप सामने। ओके, वेरी गुड एवरीबॉडी। सभी ने जो जवाब दिए हैं बहुत अच्छे जवाब है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल सही थे, ठीक है। और नाम सभी के जो है वो ले पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि भाई आप लोगों के नाम कम है और मे बी आपके पेरेंट्स के नाम जो है इसमें ज्यादा शो होते हैं। सो आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज हु हैव गिवन राइट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। और अब
हम आज की अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं फटाफट बिना समय गवाए हुए। तो आप लोगों को पता है कि पिछली जो हमारी क्लास थी उस पिछली क्लास में हम लोगों ने पेज 4 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट लाइनिंग ऑफ पेज 4। ठीक है, सो दोज हु हैव ब्रॉट देयर बुक्स विद देम, वेरी गुड। और जो भी अभी लोग बुक्स जो है वो मार्केट से जिन्होंने भी परचेज नहीं की है, दे हैव नॉट परचेज देयर बुक्स, so again I requesting you to please go to market and purchase your books as soon as possible। ठीक है, आप जितनी जल्दी किताबें ले सकते हो फटाफट मार्केट से बुक्स ले लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, एंड टेक्निकल टीम से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि अगर हो सकता है तो लेसन की पीडीएफ जो है वो आप स्क्रीन पर यूज कर दीजिए, स्क्रीन पर लगा दीजिए ताकि जिनके पास में बुक्स नहीं है वो लोग स्क्रीन से पीडीएफ देखकर पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना समय गंवाए हुए। पेज नंबर 4, पुअर मैन। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब जैसे ही एम हैमल ने ये कहा कि भाई आज की हमारी क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी, क्योंकि कल से आप लोगों का जो जर्मन के टीचर है वो आ जाएंगे, आप लोगों को जर्मन पढ़ाएंगे। ये आज की क्लास फ्रेंच की हमारी लास्ट क्लास है। तो जैसे ही ये बात फ्रेंच के दिमाग में पड़ी, जैसे ही उसने ये चीज सुनी, ही सेड दैट इट वाज लाइक अ थंडर क्लैप। ये मुझे ऐसा लगा जैसे कान के पास में कोई जोर से धमाका हुआ, ऐसा कुछ हुआ। और अब फ्रेंच को असल में समझ में आया कि अच्छा कि आज एम हैमल ने ये जो कपड़े पहने हुए हैं, जो कि अक्सर वो या तो इंस्पेक्शन के डेज पर पहनते हैं या स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो पहनते थे, तो आज जो कपड़े उन्होंने पहने हुए इसका कारण ये है। और फ्रेंच को ये भी समझ में आ गया कि क्लासरूम में जो बैक बेंचेस पर जो गांव के लोग आकर बैठे हुए हैं, विलेज मैन जो आकर बैठे हुए हैं, उनका भी रीजन यही है कि वो सब यहां पर किस लिए आए हैं। They all have come to show their gratitude to the school. They have come to show their gratitude to M. Hamel for his faithful service in this village. इस गांव के बच्चों को पढ़ाने की जो उन्होंने एक यूं कह सकते हैं निस्वार्थ सेवा की है, उसके थैंक्स में, उसके सम्मान में, उसके रिस्पेक्ट में वो सब लोग जो थे वो आज वहां क्लासरूम के अंदर आए हुए थे। ये बात अब फ्रेंच को क्या हुई है समझ आ गई। ओके, it was because they were sorry too that they had not gone to school more. कारण ये था उन गांव के लोगों का स्कूल के उस आने में या स्कूल की क्लास के अंदर बैठने का कि वो सब लोग जो है वो बहुत ही दुखी थे, वो बहुत खेद था उन्हें इस बात का कि हम लोग भी जो है वो क्या नहीं कर पाए, अपने स्कूल नहीं जा पाए, अपने स्कूल नहीं गए, उस वजह से ही हम सब दुखी हैं। और बस इसीलिए वो सारे लोग जो वहां उस क्लास के अंदर आए हुए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये उनका तरीका था। एम हैमल जो कि वहां मास्टर है, जो कि वहां टीचर है, 40 साल की जो अपनी निस्वार्थ सेवा है जो उसने उस गांव के लिए की है, उस गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए की है, उस 40 साल की निस्वार्थ सेवा के सम्मान में धन्यवाद देने के लिए गांव के जो लोग हैं वो वहां उस स्कूल में आए थे। वहां उस देश के लिए, मतलब वो देश जो कि अब उनका है ही नहीं। ठीक है, यानी कि एम हैमल ने उस गांव की, उस देश की सेवा की है, उस देश की सेवा की है जो अब उनका रहा ही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखिए बहुत ही अच्छी है, यहां आप लोगों को समझनी है। इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो यूज किया गया है theirs। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसका मतलब क्या, व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज देयर। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं फटाफट समझना। देखो कई बार हम एक सेंटेंस बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि हु आर यू एंड योर आंसर इज माई सेल्फ अनुराग। ओके, और हम ये सोचते हैं कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ये सही स्टेटमेंट या सही सेंटेंस नहीं है। यू कांट बिगिन एनी सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से इस तरीके से सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्पोकन के अंदर चलता है, ठीक है, जो हमारी कॉलिक्वल लैंग्वेज है या जो भी हमारी ये जो टॉकिंग लैंग्वेज है, इस टॉकिंग लैंग्वेज में ये चीज चलती है, बट ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। हमेशा याद रखना कि ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे देयर्स है,
इसी तरह से योर्स है, इसी तरह से आर्स है, ठीक है, या इसी तरह से हम मान सकते हैं कि माइन है, ठीक है। ये जो होते हैं, ठीक है, हिज है, ठीक है, या हर्स है, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इनका यूज सेंटेंस के अंदर या तो किसी चीज पर बड़ा ही ऐसे प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है, जैसे आई माई सेल्फ विल डू दिस, मैं खुद कर दूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, तो डोंट इंटरप्ट मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई माई सेल्फ विल डू दिस, मैं खुद इस काम को कर दूंगा, ठीक है। या हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहां याद रखना कि देयर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि ये जो गांव के लोग हैं ये यहां पर अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हैं उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा। While I was thinking of all this, I heard my name. अभी मैं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरा नाम पुकारा गया। एम हेमल ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite. मेरी टर्न थी क्या करने की? रिसाइट करने की, ठीक है। याद रखना, बहुत ही अच्छा वर्ड है, द वर्ड रिसाइट या रेसिटेशन जिसको बोलते हैं। ओके, सो रेसिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उच्चारण करना, ठीक है। देखो, बोलना नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। कोई बोले कि सर स्पीक का मतलब यही होता है क्या? बिल्कुल नहीं, स्पीक का मतलब ये नहीं होता है। स्पीक इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। बोलना वो कुछ अलग है। बट व्हेन यू रिपीट समथिंग, जैसे हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र सुने ना आप लोगों ने, है ना, ये पंडित वगैरह जो होते हैं तो जैसे मंत्र बोलते हैं, ठीक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम, ठीक है। या जैसे मान लीजिए कोई भी मंत्र बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो दिस काइंड ऑफ रेसिटेशन, इसको रेसिटेशन कहा जाता है। इट इज नॉट स्पीकिंग, ठीक है। या तो इसको चैंटिंग बोलते हैं या इसे कहा जाता है रेसिटेशन, किसी चीज का दोहरान करना, उच्चारण करना। तो अब मेरी बारी थी क्या करने की? पार्टिसिपल्स सुनाने की, या पार्टिसिपल्स के जो भी रूल्स थे वो सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through? मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये जो लाइन है भाई, इसको बड़े आराम से देखना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम स्पोकन में या हमारी जिंदगी में या रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत बार इस सेंटेंस को बोलते हैं। और देखिए, इंग्लिश में इसे बोलने के लिए आपको ये स्टेटमेंट यूज करना होता है, ठीक है। बहुत बार हम बोलते हैं कि भाई मैंने क्या नहीं किया, ठीक है, क्या कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। तो बस उसी को इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, क्या? What would I have not given to be able to say that dreadful rule for the participles also? भाई कि वो जो पार्टिसिपल्स के डरावने नियम थे, उन डरावने नियमों को क्लास में सुनाने के लिए, उनको याद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ तो किया कि मेरे को पार्टिसिपल्स के रूल जो है वो अच्छे से याद हो जाए। वेरी लाउड एंड क्लियर, जोर जोर से, बड़े स्पष्ट तरीके से मैंने उन रूल्स को रटा था, मैंने उनको क्रैक किया था, याद करने की कोशिश की थी। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और ताकि वो मुझे बिना किसी गलती के, बिना मिस्टेक के वो मेरे को रूल्स याद हो जाए। मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तो किया था। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन जब मेरी बारी आई, टर्न आई, जब मैंने शुरू किया, तो मैं तो भाई पहले ही वर्ड पे मिक्स, पहले ही वर्ड पे सब कुछ भूल गया और मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मतलब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं ऐसे नजर उठा के ऊपर देखूं कि सर से आंखें मिला सकूं। उनसे आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। मैं अपनी डेस्क को पकड़े हुए चुपचाप वहां खड़ा का खड़ा रह गया। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे बोल रहे थे, मुझसे बोले। जब उन्होंने देखा कि हाँ आई एम ऑलरेडी वेरी अशेम्ड, बहुत शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही थी, तो मुझसे बोले, आई डोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। तुम तो पहले ही अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो, तुम्हें तो पहले ही बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज, देखो कैसे होता है ये। एवरी डे वी सेड टू अवरसेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? बात, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरा बहुत टाइम पड़ा यार। ये चीज देखो बहुत अच्छी बात है जो एम हेमल ने यहां सिखाई। बहुत बार हम भी ये कहते हैं, ठीक है। कबीर जी ने दुआ दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलने पलने होगी बहुरी करेगा कब। इसको आज की हमारी जनरेशन ने उल्टा ही कर दिया, उसके मायने ही बदल दिए। क्या कर दिया?
कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ठीक है। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है बस, है। तो भाई ये हमने क्या कर दिए, नए जुमले बना दिए। कबीर जी भी सोचते हैं, बोले यार काय की दुनिया है, क्या का क्या बना दिया। तो शुक्र है कि मैं टाइम से मर गया, टाइम से चला गया। अगर मैं धरती पे होता तो मेरे को भी कुछ ना कुछ बना देते। कबीर का पता नहीं क्या क्या कर देते मेरा। तो एम हैमर ने भी बहुत ही अच्छी बात देखो यहां से कही। उसने कहा कि बेटा देखो क्या होता है, हम हर रोज अपने आप से एक बात कह देते हैं कि भाई अभी सीख कर क्या करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे सीख लेंगे। आई लर्न इट टुमारो, कल सीख लेंगे भाई, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम। और देखो अब क्या है, हाँ देखो क्या है, अब देखो क्या हालात हो गए हैं कि तुमने पहले तो काम को टाल दिया कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, सीख लेंगे, जिंदगी बहुत बड़ी है। और अब देखो, अब जिंदगी तो पड़ी है लेकिन अब सीखने का मौका नहीं पड़ा, है ना। क्लासरूम में याद होगा कितनी बार मैं आपको कहता था दैट यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल टू योर हेल्थ, ठीक है। यू शुड ईट हेल्दी, यू शुड ड्रिंक हेल्दी, टेक प्रॉपर डाइट, टेक हेल्दी डाइट, डोंट गो टू फास्ट फूड्स, ठीक है। आप उनकी तरफ मत भागो, बाजार की चीजें जो है वो ज्यादा मत खाओ, कंजप्शन जो है, एक्सरसाइज करो, ठीक है। अपनी जो कैलोरीज है उनको कंज्यूम करो ताकि आप एनर्जेटिक रहें, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कितनी बार क्लासरूम में मैंने ये बात आप लोगों से कही है ना। एंड जिन्होंने चाहे मेरी बात को ध्यान दिया होगा तो शायद उन लोगों को इस चीज का फायदा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, रेज योर इम्यूनिटी, इंक्रीज योर इम्यूनिटी, टेक हेल्दी डाइट, टेक न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, व्यायाम करो, फलाना करो। दवाइयां काम करेंगी? नहीं काम करेंगी। तो यही चीज है कि अगर आप आज के काम को कल पे छोड़ोगे, कल के काम को परसों पे छोड़ोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस काम की जरूरत पड़ेगी और अब आप उसको कर नहीं पाओगे। तो यही चीज यहां पर एम हैमर क्लासरूम में सब बच्चों को समझाते हैं कि भाई देखो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप उस टाइम अपनी लैंग्वेज को सीखते तो आज आपको ऐसे दुख नहीं होता खुद के ऊपर। And now you see where we have come out. That's a great trouble with Alsace. भाई पूरे अल्सेस के साथ यही तो समस्या है। She puts off learning till tomorrow. अल्सेस के लोग जो है, देखो यहां पर अल्सेस के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है लेसन में वो शी यूज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब भी ये मॉडर्न इंग्लिश का एक ट्रेंड है कि जब भी हम किसी सिटी या किसी कंट्री के नाम की बात करते हैं तो वर्तमान में उसके लिए प्रोनाउन जो है वो शी का यूज किया जाता है। ओके, अगर आप इंडिया के लिए भी बात कर रहे हो और आपको इंडिया के लिए कोई प्रोनाउन का यूज करना है तो यू विल गो विद द प्रोनाउन शी। आपको प्रोनाउन शी उसके लिए यूज करना पड़ेगा या करना चाहिए। ये ही अब मॉडर्न इंग्लिश का जो है वो कंसेप्ट बन गया या रूल बन गया। ओके, तो यहां एम हैमर कहते हैं कि देखो अल्सेस के लोगों की यही तो समस्या है कि अल्सेस के लोग अपनी आज सीखने वाली चीज को कल पर डालते हैं। वो कल पे छोड़ देते हैं कि कल सीख लेंगे, आज नहीं सीखेंगे, है ना। और बस उसी का भुगतान सारे के सारे कर रहे हैं। नाउ दोस फेलो आउट देयर विल हैव अ राइट टू से टू यू, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। भाई अब जो लोग आएंगे, जो तुम पर अधिकार कर लिया है, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है, वो लोग अब तुमको ये कहेंगे, उनके पास ये अधिकार है कहने का, क्योंकि दिखाई दे रहा है। वो तुमसे कहेंगे कि अरे भाई तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, तुम ये कहते हो कि तुम फ्रेंच के लोग हो, फ्रेंच के नागरिक हो, तुम काहे के फ्रेंच के नागरिक हो, तुम्हें तो खुद की अपनी भाषा ही तुम्हें लिखनी नहीं आती, अपनी भाषा तुम्हें बोलनी नहीं आती। अरे तुम जब अपनी भाषा ही नहीं जानते तो तुम काहे के फ्रेंच हो। यानी हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का मतलब है कि हमें, जैसा एक एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल मानो एक किसान का बच्चा है। अब एक किसान का बच्चा है, उसे आमतौर पर खेती बाड़ी से संबंधित कुछ चीजें जो उनके बारे में पता होता है कि भाई हाँ खेत के अंदर हल किसको बोलते हैं, हाड़ी किसको बोलते हैं, या फसल जब डालते हैं तो क्या करते हैं वगैरह वगैरह। अगर वो किसान का बच्चा है, किसानी उसने देखी है, खेती बाड़ी देखी है, तो वो ये बातें जानता है। लेकिन अब मान लीजिए कि किसान का बच्चा है और एक किसान बोलेगी या कोई बच्चा बोलेगी कि हाँ सर मेरे फादर फार्मर है, हम जो वो खेती बाड़ी करते हैं, पिताजी मेरी खेती करते हैं। और अगर उससे खेती बाड़ी में कोई चीज पूछी जाए, उससे पूछ लिया जाए कि हाँ बता ठीक है तुम खेती बाड़ी करते हो, तो खाड़ा किसको बोलते हैं। अब वो बच्चा कहे तुम्हें वो नहीं मालूम, तो फिर तू गाएगा खेती बाड़ी, यानी फिर क्या कहेंगे, फिर यही कहेंगे बोलेंगे तुम गाय के किसान हो, तुम्हें तो पता ही नहीं ये चीज क्या होती है। तो यही चीज यहां पर है। एम हैमर कहते हैं कि भाई जब
वो लोग आएंगे, वो जो जर्मन्स है, वो जो जर्मन्स आएंगे, वो तुमको ये कहेंगे कि तुम काय के फ्रेंचमैन हो, तुम्हें तो अपनी खुद की भाषा ही बोलनी नहीं आती है, बट यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। उसने कहा कि बेटा तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, तुम ज्यादा सोचो मत, तुम सबसे बुरे नहीं हो, या तुम्हारी स्थिति सबसे ज्यादा बुरी नहीं है, तुमसे भी बुरे बुरे लोग बैठे हुए इस शहर के अंदर। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्व्स हियर। हम सभी को अपने आप का आत्मावलोकन करना पड़ेगा। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। सबको अपने आप का आत्म अनुसंधान करना है, अंदर से अपने आप को इंस्पेक्ट करना है सभी को। योर पेरेंट्स आर नॉट अनक्षस इनफ टू हैव यू लर्न। ठीक है, देखिए जो वर्ड आया है वो है अनक्षस। ओके, प्रोनाउंसिएशन याद रखना है आप इसका बिल्कुल, अनक्षस। अनक्षस का मतलब क्या होता है, वर्ड, चिंता। इसका मतलब क्या होता है, चिंता होती है। ठीक है, अच्छा एक ऐसा ही वर्ड और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा शायद ये वर्ड, ठीक है, एंजाइटी। अब ध्यान रखना इसका जो प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का, दिस इज नॉट एनेक्सिटी, क्योंकि आप ये सोचोगे जी इसको अनक्षत बोलते हैं तो इसको क्या बोल देंगे, एनेक्सिटी बोल देंगे। जी नहीं, दिस इज नॉट एनेक्सिटी, दिस इज एंजाइटी, मतलब है चिंता। दिस इज नाउन, ये नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, तो वो कहता है, यानी कि एम हैमल कहते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट अनक्षस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माँ बाप भी तो चिंतित नहीं थे, उन्हें भी ज्यादा चिंता नहीं थी कि वो तुम्हें कुछ सिखाएं, उन्हें भी तुम्हारी पढ़ाई की ज्यादा चिंता नहीं थी। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, वो तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की बजाय तुम्हें खेत पे भेज देते थे या तुम्हें कभी मिल भेज देते थे, ताकि घर में कुछ 2 पैसे ज्यादा आ जाए। हो सकता है भी कि फ्रेंच का जो परिवार है वो एक मध्यम वर्गीय, बहुत ही गरीब किस्म का परिवार होगा, घर की आमदनी जो अच्छी नहीं होगी, तो फ्रेंच को वो कमाने के लिए भेज देते थे, तो फ्रेंच तो कमाता था। तो इस वजह से तुम्हारे घर वाले भी बराबर की जिम्मेदार है इस चीज के पीछे। एंड आई, और मैं खुद, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी जिम्मेदार हूं, मुझ पर भी इस चीज का दोषारोपण है, मैं भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हूं। क्यों? Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? तुम्हें याद है कितनी ही बार मैंने तुम लोगों को क्लास में लेसन्स पढ़ाने की बजाय, सिखाने की बजाय अपने बगीचे में भेज देता था कि जाओ भाई बगीचे में जाओ, पानी लेके आओ पौधों को। तो मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें पढ़ाने की बजाय कितनी ही बार बगीचे में पानी देने के लिए भेज दिया कि पौधों को पानी दो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, I not just give you a holiday? और भाई जब मुझे कभी फिशिंग करने के लिए जाना होता था, यानी कि जब कभी भी मुझे मछली पकड़ने का मूड होता था, मौसम अच्छा होता था, मैं क्या करता था, छुट्टी कर देता था, नहीं जाओ छुट्टी है, ठीक है। जैसे देखी होगी आपने, है ना, अपने कॉमेडी फौजी की फैमिली, तो फौजी की फैमिली में क्या होता है कि गांव में कोई भी मर जाता है, कोई बुढ़ा बुजुर्ग मर गया, गांव में स्कूल की क्या होगी, छुट्टी होगी, है ना। तो अब यही वो कहता है कि जब मेरा कभी मन होता था फिशिंग पर जाने का, तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो गलती किसकी है, पेरेंट्स की भी है और मेरी भी। तुम जिम्मेदार नहीं हो अकेले फ्रेंड्स, तुम्हारी तो गलती है, लेकिन तुम अगर अपनी भाषा नहीं सीख पाए हो, सो योर फैमिली, योर टीचर एंड यू, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और फिर इसके बाद एक एक करके एम हैमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के अलग अलग चीजों पर बखान करने लगे, अलग अलग एस्पेक्ट जो है वो समझाने लगे। सेइंग, ये कहा उन्होंने, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। जैसे हमारे लिए हमारी हिंदी भाषा बहुत खूबसूरत है, क्यों? क्योंकि हमें कुछ और भाषाएं आती नहीं अच्छी तरीके से, तो हमें लगता है कि यार हाँ हिंदी में ऐसे सुनते हैं तो मजा लगता है। कोई चुटकुला सुना देता है तो वो अगर अंग्रेजी में सुना दे तो हमें मजा नहीं आता, और वही चुटकुला अगर कोई हमें हरियाणवी में या अगर कोई हम लोगों को अपनी वाली राजस्थानी में सुना दे तो क्या, अरे यार ये मजा आ गया वास्तव में, वो जोरदार है, वो चोखो लगे, वाह मजा आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा अपनी होती है, अपनी भाषा में मजा ज्यादा आता है ना। तो यही चीज है, वो कहता है कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि सबसे वैज्ञानिक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें अपनी इस भाषा का संरक्षण करना चाहिए, हमें अपनी भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी भाषा को समझना चाहिए, क्योंकि
आज ऐसे देखा होगा, हम राजस्थान के लोग जो हैं, हम लड़ रहे हैं किस लिए कि राजस्थानी को भाषा का दर्जा दिया जाए, राजस्थानी को भाषा की मान्यता दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी भाषा खत्म ना हो जाए, वरना आने वाले समय में क्या होगा कि राजस्थानी भाषा का वर्चस्व नहीं रहेगा, लोग भूल जाएंगे कि राजस्थानी नाम की भी कोई भाषा होती थी क्या। तो यही चीज वो कहता है कि हमें अपनी भाषा की सुरक्षा करनी होगी और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी जगह के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और पीपल आर एंस्लेव्ड, देखो बहुत ही ये समझने वाली बात है कि पीपल जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। ओके, पीपल, दिस इज अ प्लूरल वर्ड और इसके साथ में आर्टिकल क्या लगा है? ए लगा है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये गलत हो गया क्या? ये गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर जो बात की जा रही है वो पर्टिकुलर एक देश के लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। उस देश के सभी अलग अलग किस्म के लोगों की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर जो आर्टिकल ए है, इस आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ओके, तो वो कहता है कि व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, यानी कि जब किसी इलाके के, कहीं के किसी व्यक्ति को या कहीं के लोगों को अगर गुलाम बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो जब तक वो लोग उस भाषा को पकड़ कर रखेंगे, यानी अपनी भाषा पर जब तक पकड़ बनाकर रखेंगे, तब तक कोई उन्हें गुलाम नहीं बना सकता। यानी फिजिकली तो हमें झगड़ा जा सकता है, हमें शारीरिक रूप से तो झगड़ कर बिठा सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं झगड़ सकते तब तक जब तक कि हमारे अंदर अपनी भाषा जिंदा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने हमारे देश को जब गुलाम बना रखा था, तो उस समय अंग्रेज हमारे अखबारों पर, हमारी मैगजीन्स पर, ठीक है, पत्रिकाएं जो निकलती थी, जैसे आपने सुना होगा कि मराठा केसरी अखबार निकला था, तेज केसरी अखबार निकले थे, ठीक है, तो इनको बैन कर देते थे, इनको बिकने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये जो अखबार होते थे, ये जो पत्रिकाएं होती थी, ये हमारी भाषा में होती थी और हमारी भाषा में होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो क्या पहुंचते थे, क्रांतिकारियों के मैसेजेस पहुंचते थे। इसलिए अंग्रेजों को डर लगता था। तो अंग्रेजों ने फिजिकल रूप से तो हम लोगों को गुलाम बनाया, लेकिन मानसिक रूप से तो हम लोगों को गुलाम नहीं बना पाए थे। तो यही चीज यहाँ पे एम हैमल उन बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। एम हैमल कहते हैं कि जब तक तुम अपनी भाषा पर अपनी पकड़ बनाकर रखोगे, कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हारी भाषा, तुम्हारी जो कैद है, तुम्हारी जो प्रिजन है, उस प्रिजन की चाबी है। Then he opened a grammar and read us our lesson. उन्होंने किताब खोली ग्रामर की और अपना लेसन जो था हमारा लेसन हमारे लिए पढ़ा। I was amazed to see how well I understood it. हैरान था मुझे देखकर कि उस दिन मुझे उनका पढ़ाया हुआ सारा समझ में आ गया। आज से पहले समझ में आया होगा, लेकिन उस दिन उन्होंने जो पढ़ाया वो सारा समझ में आ गया। All he said seemed so easy, so easy. जो उन्होंने कहा या जो उन्होंने सिखाया इतना आसान था, जो I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मुझे लगने लगा कि या तो आज से पहले मैंने कभी इतने आराम से, इतने ध्यान से सर को नहीं सुना होगा, या शायद सर ने भी कभी इतने आराम से, इतने ध्यान से जो है वो नहीं समझाया होगा, जितने ध्यान से, जितने प्यार से उन्होंने आज समझाया है। तो मुझे आज उनका पढ़ाया हुआ जो पाठ था, जो सबक था, वो बहुत अच्छे से क्या आ गया, समझ आ गया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था जैसे कि बेचारा आदमी, देखो यहाँ जो पुअर वर्ड बार बार आ रहा है, इस पुअर वर्ड का मतलब आप गरीब मत समझना, ठीक है, कि एम हैमल जो गरीब आदमी की बात नहीं हो रही है, बेचारा आदमी, क्योंकि दयनीय स्थिति हो गई है, ठीक है, पूरा देश जो वो गुलाम हो गया उनका, और अल्सेस और लॉरेंस जो वो वहां के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, तो वो बेचारा आदमी जो है, ऐसा लग रहा था जैसे आज के दिन अपनी सारी की सारी नॉलेज हमें देना पड़े, वो सारा जितना उसको आता है, जो कुछ उससे आता है, ऐसा लग रहा था जैसे सारी की सारी अपना नॉलेज, सारी की सारी अपनी ज्ञान जो है वो आज वो हम लोगों को दे देगा, ऐसा लग रहा था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, एक झटके में, द वर्ड स्ट्रोक में झटके में, एक झटके में एम हैमल सारा ज्ञान हमें दे देंगे, सारी नॉलेज हमें दे देंगे, ऐसा लग रहा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद यानी कि व्याकरण के बाद राइटिंग का एक लेसन हुआ, राइटिंग का लेसन शुरू किया गया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैड फ्रांस अल्सेस। उस दिन एम हैमल हमारे लिए
नई कॉपीज लेकर आए थे, कॉपीज भी नई थी, और उन नई कॉपीज में बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the rod and the top of our desks. ऐसा लग रहा था, यानी कि वो जो नोटबुक्स थी, वो नोटबुक्स ऐसी लग रही थी जैसे खूबसूरत झंडे हैं जो पूरे क्लासरूम के अंदर लहरा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक झंडे के ऊपर इस तरह से झंडा लगाकर, और वो झंडा जो है वो पूरा लहरा रहा हो, यानी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर हम लोग जब अपना नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और जब आसमान में तिरंगा लहराता है तो ऐसे प्राउड होता है ना, ऐसा सीना फैल जाता है, क्या क्या बात है, ये देखो हमारा तिरंगा लहरा है। तो वैसे ही वो जो नोटबुक्स थी, वो कलरफुल नोटबुक्स आज इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि रंग बिरंगे झंडे जो है वो क्लासरूम में लहरा रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा था। यू ऑट टू हैव सीन how everyone set to work and how quiet it was. वो कहता है, देखो आपसे कह रहा है, फ्रेंड्स आपको कह रहा है कि आपको वहां होना चाहिए था, ought to have यानी होना चाहिए था। ये देखो, मैं मॉडल्स का मेरा वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर भी इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने उसमें वीडियो में आपको बताया है और मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि जब भी हम किसी मॉडल के साथ में हैव का यूज करते हैं, ओके, मॉडल वर्ब्स के साथ जब हम हैव का यूज करते हैं तो ये जो है वो पास्ट का एक्शन बन जाता है। इसका एक्शन बन जाता है, पास्ट का एक्शन बन जाता है। और ये पास्ट का कौन सा एक्शन बनता है? ये पास्ट का ऐसा एक्शन बनता है दैट वाज नॉट परफॉर्म। ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, है ना। तो यहां पर वो कहता है यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हर कोई कितने आराम से अपने अपने काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, क्लास कितनी शांत थी, कितनी शांत क्लास थी, हर कोई बड़ी शांति से, बड़ी चुप्पी के साथ अपने अपने काम में लगा हुआ था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। एकमात्र आवाज जो आ रही थी, वो किसकी आ रही थी? कागज पर पेन के स्क्रैच करने की आवाज। कैसे? जैसे हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी आवाज आई हो, इस तरह से स्क्रैचिंग की जो आवाज है, तो स्क्रैचिंग की आवाज जब आ रही है, उसके अलावा पूरा क्लासरूम बिल्कुल बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, अभी हम जब क्लासरूम में बैठे थे तो अचानक कुछ बीटल्स यानी कुछ भंवरे जो थे वो उड़कर अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, बल्कि क्लास में बैठे हुए जो सबसे छोटे से छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। मतलब देखो, एवरीवन वाज सो अटेंटिव टू देयर वर्क। ठीक है, अटेंटिव टू हिज और हर वर्क, हर कोई बच्चा जो है वो अपने अपने काम के प्रति इतना अटेंटिव था कि क्या हो रहा है क्लासरूम में उन्हें पता नहीं, बस अपने अपने काम में लगे हुए थे। वरना अगर क्लासरूम के अंदर बीटल्स आ जाएं, आप ही इमेजिन करके देखो दैट यू आर सिटिंग ऑन योर बेंच एंड सडनली सम बीटल्स कम इन योर क्लासरूम, ठीक है, व्हाट हैपन, अचानक ही पूरा रकस हो जाएगा, अचानक ही पूरी क्लास में एकदम से क्या हो जाएगा, बसर हो जाएगी, एकदम से भगत मच जाएगी, बोला यार ये क्या हो गया, ये क्या। एंड इवन इफ द गर्ल्स आर सिटिंग इन क्लासरूम दे मे सो इट मीन्स कि क्लासरूम में बीटल्स आ गई और उनके बावजूद भी कोई भी नहीं हिला, तो इट मीन्स एवरीवन वाज सो अटेंटिव, हर कोई कितना अटेंटिव था क्लासरूम में, अब आप ये सोच सकते हैं। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे जो वो फिश हुक्स होते हैं यानी कि जो मछली पकड़ने वाले कांटे होते हैं, उनको ट्रेस कर रहे थे, उनको ट्रेस कर करके ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि वो फिश हुक्स जो है यानी कि वो जो हुक है वो भी फ्रेंच है। उनको हर चीज में अपनापन नजर आ रहा था। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, छत पर कबूतर बैठे हुए थे, यानी कि हो सकता है कि कहीं जगह होगी कबूतरों के बैठने की, और छत पर कुछ पीजन कुछ कबूतर जो है वो बैठे हुए थे। एंड कूड वेरी लो, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे थे। एक चीज आप लोगों को मैं समझा देता हूं, लेकिन उसके साथ ही ये वर्ड आया कूड, ठीक है। अब देखो, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने के साथ ही हमें उनका मीनिंग समझ में आता है, जैसे कूड तो पता लग गया कि यहाँ ये क्या है, कबूतर की बोलने की आवाज है। किसी ने कहा कि द डॉग से बाउ 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 बाउ, बाउ बाउ क्या है, कुत्ते की बोलने की आवाज, समझ में आ गया। किसी ने कहा द कैट मियाओ,
ठीक है, तो हमें पता लग गया कि क्या है, बिल्ली के बोलने की आवाज है। तो इस तरीके की जो आवाज है द स्नेक, ठीक है, इसलिए मान लीजिए किसी ने कहा कि द स्नेक हिस, तो सांप के हिसिंग का साउंड है। ऐसी जो वर्ड्स होते हैं जिनके बोलने से ही उनका मीनिंग क्लियर हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर उनको क्या कहा जाता है, ऑन नेट पी, ठीक है, क्या कहा जाता है, it should be ओके, इट शुड बी ऑन मैट पी। ऑन मैट पी एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनके बोलने के साथ ही उनका मीनिंग क्लियर हो जाए, उन्हें ऑन मैट पी कहा जाता है। तो कू है, बो है, मियाऊ है, हिस है, ठीक है, कूल है, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम ऑन मैट पी बोलते हैं। ओके, तो बहुत ही मतलब वो कहता है कि बच्चे जो हम सबके सब अपने कामों में लगे होते, सब अपने काम में मशगूल थे, सब अपने काम में बिजी थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, और छत पर कुछ पीजन्स, कुछ कबूतर जो है उनके कू कू करने की आवाज आई थी, उनके बोलने की आवाज आ रही थी। एंड आई थॉट टू माय सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, कि ये जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, ये हमें तो शायद जर्मन भाषा में बोलने पर मजबूर कर देंगे, क्या ये कबूतरों से भी जर्मन बोलवाएंगे? क्या हमारे देश के कबूतर हमारे देश के जानवरों की बोली बदल पाएंगे? यानी ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे फ्रेंच ने दिया है, ये बहुत ही इरॉनिकल, बहुत ही व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट है। और ये व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट क्या है, क्या मतलब है, आखिर इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या कहना चाहता है फ्रेंच, इस बात को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए तब तक का काम यह है कि आप सोचिए कि ये जो एक व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट फ्रेंच ने दिया है, वो इस स्टेटमेंट के माध्यम से, वो इस बात के जरिए आखिर क्या कहना चाहता है, फ्रेंच अपनी क्या फीलिंग्स हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता है इस स्टेटमेंट के जरिए। और ये याद रखना, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में समझाऊंगा। सीबीएसई के अंदर ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, और क्या होगा इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी जरूर, ठीक है, और कोई भी किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके की शंका आपके मन में हो, कोई भी क्वेरीज आपके मन में हो, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर शायद चल रहा होगा, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप जो है उस पर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड आई अश्योर यू कि आपकी क्वेरीज का जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, यू विल बी आंसर, ठीक है, लेटर और सूनर यू ऑल विल बी आंसर्ड। आपकी जो भी क्वेरीज है उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक क्या करना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हर वक्त कुछ नया सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।